जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, बांग्लादेश के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश के अंदर 140 से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्रीज को ताले लग चुके हैं। यहाँ तक कि एक शहर के अंदर एक वक्त में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। मजदूरों को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बांग्लादेश के अंदर आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। महंगाई जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या बांग्लादेश कंगला देश बनने जा रहा है? इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अगर हम देखते हैं बांग्लादेश की तरफ, तो जो उसका पास्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो जितनी भी उसकी इकानमी थी बांग्लादेश की, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको बैक किया जा रहा था। तो जो ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको बैकअप नहीं किया गया, तो आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद जो पास्ट 30 ईयर से वहाँ पे थी, तो उनका तख्ता उलट दिया गया। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोशो इकनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो वहाँ पे उसके फॉरेन रिजर्व्स हो गए और उसकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी जो करेंसी की डिफ्लेशन है वहाँ पे आती है। तो आपने भी यही देखा कि बांग्लादेश में सबसे पहले उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उसका जो टक्का है वो पास्ट 13 ईयर का सबसे डिफ्लेशन हुआ है। तो वहाँ पे जो अभी इन्फ्लेशन रेट है 14% है। तो ये कभी भी नहीं हुआ। तो पास्ट 13 ईयर में उनकी जो करेंसी की वो इन्फ्लेट कर रही थी, लेकिन ये पास्ट 13 ईयर है जिसकी वजह से जो उसकी करेंसी है वो पास्ट 13 ईयर में पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनकी करेंसी डिफ्लेशन हुई है। आप देखें कि कई महीने गुजर गए हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को ख़त्म हुए, लेकिन वहाँ पे हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में 140 से ज़्यादा उनकी गारमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। महीनों से जो है वहाँ के मजदूरों को सैलरियाँ नहीं मिली हैं। ये लोग तो इनकलाब चाह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा इनकलाब चाह रहे थे ये? असल में देखिए, जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। असल में इशू ये होता है कि अब देखें, जब तक उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैकअप था, तो हम देख रहे थे उनके कोई फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी कोई इशू नहीं था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही थी, और ये अभी नहीं शिफ्ट हुई है, शुरू से 70s के बाद जब का प्राइवेटाइजेशन जब का हुआ है, तो पाकिस्तान की टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अब की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तो एनर्जी क्राइसिस आ गया है। तो आपने देखा एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से नेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे सियासी इंतकाम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो एनर्जी क्राइसिस प्राइसेस थी ना, वो भी थोड़ी हाइक कर गई हैं। इस वजह से इंडस्ट्री जो है वो बाहर शिफ्ट हो रही है। तो अभी इंशाल्लाह होप यही कर सकते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्यूचर में ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि अभी उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर वही तो मैं कह रही हूँ कि मोहम्मद यूनुस अभी तक इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। इतनी बार डेट्स दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बांग्लादेश के अंदर जो है इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे। असल में देखिए, इशू ये है कि हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि शेख हसीना वाजिद एज़ कम्पेयर टू जो उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन थे वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। तो हम भी यही समझ रहे थे कि यूनुस आ रहा है, अवार्ड याफ्ता है, फलां है, तो वो भी आके कुछ अच्छे मयज़ लेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब देखें 6-7। एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब अवार्ड याफ्ता है, उन्होंने क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जो एक कंसेप्ट लेके आए पूरी दुनिया में, उसको रिकग्नाइज़ किया गया और नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए, और उसके साथ इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, चीज़ें जैसे अब पाकिस्तान के हालात हैं ऐसे ही बांग्लादेश के हैं। तो चीज़ों को देखिए, वो 30 ईयर से चल रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, एक ट्रैक पे ले आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जैसे डोगर साहब ने कहा कि इट्स टेक्स टाइम, सो वी होप कि यूनुस साहब, अब कोशिश की जा रही है कि किस तरह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ हो जाए। वो तो फिर आप देखें ना, बांग्लादेश फिर आप सपोर्ट तो उन्हीं की तरफ से है ना, तो चाहे उनकी तरफ से हो या हमारी साइड, तो उन्होंने लेनी नहीं है। तो जब तक उनके अभी हुए भी हैं विजिट, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई है, हम चाह रहे हैं आप देखें कि मोहम्मद यूनुस के साथ हमारे जो लीडर्स हैं वो मुलाकात कर रही है, हम ट्रेड भी कर रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सुना होगा कि लास्ट, एक सेकंड में पॉइंट ऐड कर लूँ कि लास्ट 15 ईयर्स में हमारा एक बहरी बेड़ा अभी पहुंचा था बांग्लादेश, ये पास्ट 10 ईयर्स में। तो देखें, यानी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हमें भी एक पॉजिटिव
पॉइंट ऑफ रखना चाहिए कि उनको टाइम देना चाहिए कि चीज़ों को देखने में ना टाइम लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश जो इंडिया का वफादार नहीं हुआ, जो जिनको इतने साल इंडिया ने नहीं, नहीं, सपोर्ट मैं किया, इससे agree वो नहीं करता। पाकिस्तान का वफादार होगा? और हम 1971 भूल कैसे गए हैं? हम कैसे भूल गए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरकी पाकिस्तान से, हाँ मेरी बात सर सुनिए, इन्होंने उधर सिर्फ बांग्लादेश का कसूर नहीं था, आप उसके साथ ये भी देखें कि आपने उनके साथ क्या सलूक किया था। आपके जो इलेक्शंस थे, क्या शेख जो मुजीबर रहमान था उनकी सीट ज़्यादा नहीं थी जुल्फ़िकार भुट्टो से? क्या आपने उसको एक्सेप्ट किया? ठीक है, आप 1971 की बात करिए तो उसको ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें कि लेकिन हम उसका जिम्मा जो है वो इंडिया पे डाल देते ना, कि इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को सपोर्ट किया और मशरकी पाकिस्तान को जब बांग्लादेश बना दिया। मैं आपको बताता हूँ, असल में होता ये है कि हर कंट्री ना अपना बेनिफिट देखता है। अगर लेट्स सपोज उस टाइम हम कहें कि बांग्लादेश ने इंडिया की सपोर्ट ली तो लेनी चाहिए थी। देखिए हर कंट्री अपना देखता है। जैसे अब हम अगर कोई भी ट्रेड, जैसे अब अक्सर हमारे यहाँ एक बहस होती है कि हम ईरान से क्यों नहीं चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारे ऊपर जो भी इंटरनेशनल सैंक्शन है, बाकी देखें बाकी कंट्रीज़ ले रही हैं ईरान से, हम क्यों नहीं ले पा रहे? हम अगर देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, 100 रुपीज़ पर लीटर के ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ रहे हैं। तो जब एक कंट्री अपने बेनिफिट को देखता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी यही कर रहा है। अगर आप कह रही हैं कि उन्होंने इंडिया से सपोर्ट ली या जहाँ से मर्जी लिया, इशू भी है, मैं वहाँ पे ये ना यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्योंकि जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं ना, तकरीबन 1.2 मिलियन ऐसे मुसलमान हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं माइग्रेंट करके, ठीक है, तो उनको वो क्राइसिस भी है। अभी जो रिसेंटली जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने विजिट किया था एंटोनी गुटेरेस ने, तो मेरे ख्याल में 1.2 मिलियन का वो भी है, रेफ्यूजी क्राइसिस है उधर, उनको वो मैनेज करने में बड़ा मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इनके साथ साथ इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे इंशाल्लाह। सर अब देखिए, बांग्लादेश की जो बैकबोन थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और वो तबाह होके रह गई। इंटरनेशनल इन्वेस्टर बांग्लादेश के अंदर नहीं आ रहा, सारा इन्वेस्टर और तमाम फैक्ट्रियां बंद होके इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, दाएं बाएं जा रही है। बांग्लादेश की तो बैकबोन टूट गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है। बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन देखिए ना ये होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। एज अ लॉन्ग टर्म देखें तो देखें ये वक्त के साथ चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अब जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का क्राइसिस चल रहा है, तो वो जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखने हैं। तो जो ही वहाँ पे हम देखते हैं इलेक्शन होते हैं या थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो हम देखेंगे यही वाली इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अलॉन्ग साइड विद पाकिस्तान बांग्लादेश भी अच्छे ट्रैक पे जाएगा। और क्योंकि जब तक देखिए किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक उसके नेबर नहीं कर सकते। तो हम देख लें, इंडिया को देख लें या चाहे बाकी हम यूरोपियन यूनियन को देख लें कि वो एज अ रीजन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। जब तक हमारा ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है, जब तक ये डेवलप नहीं करेगा तो हम पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम कहेंगे इंडिया तरक्की ना करे सिर्फ हम डेवलप हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक एक ओवरऑल रीजन नहीं डेवलप होगा तब तक चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो या कोई भी साउथ ईस्ट कंट्री हो, वो डेवलप नहीं हो सकते। आपको लगता है कि एक बार फिर से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट बांग्लादेश में परवान चढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो एक जुमात थी वो दोबारा से बांग्लादेश के अंदर सर उठा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि देखें जब जो भी पब्लिक है 30 इयर्स का उसने टेन्योर लिया है तो पब्लिक ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का रेफरेंस दूंगा, बाकी आप अंदर की बात समझ जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख हसीना वाजिद दोबारा आएगी। और हो सकता है कोई इलेक्शन के नतीजे में बाकी पार्टीज़ भी हैं, आपको पता है वहाँ पे, तो उनमें से कोई आ जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख हसीना वाजिद दोबारा आएगी। बेसिकली ये है कि शेख हसीना वाजिद का जाना जो था ना, वो बेसिकली एक ये कि गवर्नमेंट का कोई ओवरटर्न नहीं था। वो बेसिकली ये था कि पूरी की पूरी उनकी जो स्टैब्लिशमेंट थी ना वही चली गई थी। यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज चले गए थे, जो उनका जुडिशल सिस्टम था ना वो सारा कोलैप्स कर गया था, क्योंकि उनके जो है ना वो चीफ जस्टिस ने जो है ना वो रिजाइन कर दिया था। मेजरली जो है ना वो जजेस जो है ना वो घर को चले गए थे। इवन के ओवरऑल जो था ना वो एक ये था कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में जो हेड थे ना उनकी पोजीशन जो है ना वो वेकेंट हो गई थी। तो फिर ये कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए ऑब्वियसली बात है एक जो है ना वो मशीनरी की ज़रूरत होती है। जब डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो चली जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू होता है। और राइट नो क्योंकि अभी तक जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं। जब इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लोगों के जो है ना वो नुमाइंदा जो है ना वो नहीं आए हैं, तो उस वजह से जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो पॉलिसीज़ की वजह से भी जो है ना वो लैप्स चल रहा है। सर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो बैकबोन थी उनकी मौशियत की थी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही ग्रो की थी। लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ महीनों से जब से शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गया बांग्लादेश की।
बेसिकली ये है कि बांग्लादेश में दो चीज़ें जो है ना, वो एक तो ये है कि वो एग्रीकल्चर में भी जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, और राइस जो है ना उनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा जो है ना वो उनकी अच्छी होती है, वो भी है। दूसरा चीज़ वहाँ पे ये आ जाती है टेक्सटाइल, ऑब्वियसली बात है, मेजरली। लेकिन ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी पाकिस्तान में भी जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार है। इवन के वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, सारा सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स करने के बाद भी, लेकिन वो भी 7 पॉइंट समथिंग है। इवन पाकिस्तान में राइट नाउ जो इन्फ्लेशन है ना वो 13 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। सो इस वजह से पाकिस्तान से अभी तक वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया की सपोर्ट के बगैर सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि देखें 1971 की बात करें, जब मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ था, इंडिया की सपोर्ट की वजह से ही जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बन सका और मौशी लिहाज से तरक्की कर सका। आपको लगता है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा? बांग्लादेश एक बहुत बड़ी आबादी का जो है ना वो मुल्क है, वो दुनिया में जो है ना वो 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, तो उनको ऐसा जो है ना वो किसी कंट्री की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये है कि बांग्लादेश जो है ना वो अभी, इवन के आप इंडिया की बात कर ले, इंडिया में जो है ना वो मेजरली 50% लोग जो है ना वो अंडर पॉवर्टी लाइन जो है ना वो रहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली जो है ना वो इतने हैंड टू माउथ है कि वो अपने आप को फीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश जो है ना उसमें पॉवर्टी जो है ना वो एज कम्पेयर टू कम है। इवन के अभी हम जो बात करें ना, ये अराउंड 1.5 ईयर पहले जो है ना वो कहे बांग्लादेश को एशियन टाइगर्स कहा जाता था। सबसे ज़्यादा जो है ना वो जीडीपी जो अच्छी थी ना वो बांग्लादेश की थी। इवन के बांग्लादेश और चाइना का जो है ना वो कंपैरिजन किया जाता था कि जीडीपी की रेस में जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया तो खैर पहले ही पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ना आता था, लेकिन इंडिया का फिर भी जो है ना वो 5-6 पे जो है ना वो आता था। लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो 7 पॉइंट समथिंग पे जो है ना वो रन कर रहा था। सो बेसिकली ये है कि हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो इस वजह से स्लो हुआ है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी है ना तो उसकी एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो की रोल्स के पास होती है, जो एक प्रोमिनेंट पोजीशंस पे लगे हुए होते हैं। जब वो ऑफिस खाली हो जाते हैं, उसकी जगह पे कोई और ऑफिस जो है ना वो आता है, तो फिर वो थोड़ा सा जो है ना वो, आप देखें कि बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गेन की हुई थी। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करने से कतरा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा क्योंकि इन्वेस्टर को पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसी तरह इन्वेस्टर जो है वो बांग्लादेश में जाने की बजाय इंडिया और डिफरेंट ममालिक का रुख कर रहा है। बेसिकली ये है कि सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो कहा जाता था ना वो बेसिकली बांग्लादेशियों को बहुत ज़्यादा मेहनती जो है ना कहते हैं कि चाइनीज़ और बांग्लादेशी जो है ना उनका डीएनए में जो है ना वो मेहनत है। सो वो ऑब्वियसली बात है जो है ना वो करेंगे। असल में जो पॉलिसीज़ थी ना, ये एक ना कुछ चीज़ें होती हैं जो रियल टाइम जो है ना वो कि नहीं ग्राउंड लेवल पे जो है ना वो एग्जिस्ट करती होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग में जो है ना वो आ जाती हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना वो की जा रही है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश को ऑब्वियसली बात है उनकी कोर प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि अभी तक जो है ना वो जो 71 और 72 के इंसिडेंट से जो है ना वो बांग्लादेश निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि हसीना वाजिद वहाँ पे थी। वो जो है ना वो जिन लोगों ने उस टाइम जो है ना वो बांग्लादेश का साथ दिया, जो सेपरेशन में जो है ना वो रहे, उनको अभी जो है ना वो कोटा सिस्टम, लेकिन अब कोटा सिस्टम हर जगह जो है ना वो खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरिट बेस जो है ना वो चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी रिजर्वेशन थी, वो हर जगह जो है ना वो कोटा चल रहा था। सो बेसिकली सिस्टम इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश को किसी की भी ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर बंद हुई हैं वो ज़्यादातर जो है लिंक करती थी शेख हसीना वाजिद की पार्टी के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आधी से ज़्यादा तबाह हो गई है। किसी भी एक पर्सन के जाने से ना पूरी की पूरी पार्टी ख़त्म नहीं होती है। पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम किसी को भी जो है ना वो हम लगा देते हैं कि ये एक बंदे की पार्टी है। आप मुझे बता दें कि बीजेपी एक बंदे की पार्टी है? बिल्कुल भी नहीं। इसके जो है ना वो हेड चेंज होते रहे हैं, ठीक है। अभी जो है ना वो पाकिस्तान में भी आप ये देख लो, भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई थी, अभी कौन लीड कर रहा है, ठीक है। पार्टीज जो है ना वो वहीं पे एग्जिस्ट करती हैं, और कोई भी इन्वेस्टर्स जो होता है ना वो पार्टी के पीछे कभी भी जो है ना वो सारे अपने पैसे नहीं निकालता है। कि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है एक बार फिर से बांग्लादेश में एक्टिव हो रही है, और कहा जा रहा है कि शायद एक बार फिर से शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश में आ जाए। क्योंकि आपको याद हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया के अंदर बैठकर एक ऑनलाइन स्पीच की थी, जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो है जो काफ़ी मार धाड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। वहाँ के जो लोग हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए थे। बेसिकली ये है कि शेख हसीना वाजिद जब निकली थी ना तो हम सारे ही लोग जो है ना वो समझ रहे थे कि उनको इंटरनेशनली जो है ना वो जिस तरह से ये सारा कुछ जो है ना वो इंसिडेंट्स जो है ना वो रोल ऑन हुए ना, उनको ये था कि उनको जो है ना वो अमेरिका भी एक्सेप्ट करेगा, उनको डिफरेंट कंट्रीज भी जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, उनको जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, और उसकी बाद में जो है ना वो इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ना वो उनको मिलेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्ट। इवन के किसी भी कंट्री ने जो है ना वो उनको जो है ना वो ऑफर ही नहीं की वहाँ पे आने की। इवन वो उनको आखिरी पनाहगाह जो है ना वो, क्योंकि इनिशियली आपने भी न्यूज़ में सुना होगा, कहा जा रहा था कि टेम्परेरीली वो इंडिया गई हैं और वहाँ से आगे जो है ना वो मूव ऑन कर जाएंगे।
लेकिन वो हुआ ही नहीं है। सर वो अभी तक इंडिया के अंदर ही है और इंडिया ने उनका जो वीजा है वो एक्सटेंड कर दिया वो है। एग्जैक्टली हुआ ही इसलिए है क्योंकि किसी और कंट्री ने उनको जगह ही नहीं दी है। और आपने ये देखा होगा कि अभी जो है ना वो यूएन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई थी, उन सब में जो है ना वो कि नहीं यूनिस जो है ना वो उनका जो हेड है ना एज अ वो जो है ना वो अपीयर हुए थे और उन्होंने जो है ना वो अपना कंट्री का जो है ना वो कदम लड़ा गया था। आपको क्या लग रहा है अभी तक मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? डेट तो अनाउंस की जाती है लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। बेसिकली आप ये देख ले, जब जजेस ही नहीं होंगे, जब जो है ना वो इलेक्शन का सिस्टम ही जो है ना वो नहीं होगा, इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये इलेक्शन जो है ना वो अगर वो करवा भी देते हैं और वो भी शफाफ नहीं होते हैं तो इस पे हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आती होती है इलेक्शंस पे। तो फिर ऑब्वियसली बात है, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना तब तक जो है ना वो करवाने की, क्योंकि बेसिकली जो मोहम्मद यूनुस के हैं उनका बेसिकली साइड है एकेडमिक साइड है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को हैं कि वो उनको इस चीज़ का है, आई थिंक सो कि उनको जो उनका माइंडसेट यही है कि आया कि जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, सब इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं, तो देन इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि जो भी गवर्नमेंट बने ना वो स्टेबल गवर्नमेंट बने। बिकॉज राइट नाउ जो है ना वो उनको डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना स्टेबल गवर्नमेंट की आप जरूरत ये है। देखें कि अभी बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन की जा रही है, हिंदू कम्युनिटी को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद जल्द ही मोहम्मद यूनुस की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हो जाए। बेसिकली ये है कि अभी कि नहीं, खैर माइनॉरिटीज़ तो कहीं पे भी जो है ना उनको प्रॉपर राइट्स जो है ना वो नहीं मिलते होते। हम जो है एशियन साइड पे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना वो यू नेम इट एनी कंट्री, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो है ना उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। राइट नाउ इन पाकिस्तान जो है ना उनकी जो है ना वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ये तो हर जगह जो है ना वो चीज़ पाई जाती है। लेकिन हाँ, ये वाले जो है ना वो जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना और जब कंट्री की होती है तो हम जब लेबलिंग कर देते हैं ना कि कोई कंट्री मुस्लिम का है, कोई कंट्री जो है ना वो रिलीजन बेस पे हम जब डिवाइड कर देते हैं तो ये नैरेटिव जो है ना वो गलत सेट करता है। ये बेसिकली बिल्कुल गलत नैरेटिव है। और कभी भी जो है ना वो पॉलिटिक्स के बीच में जो है ना वो रिलीजन को लेके आके इस तरह से कंट्रीज़ पे जो है ना वो मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। इवन हम भी करते हैं कि बहुत सारे जो है हम पे किया जाता है कि हम हिंदुओं के साथ करते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी जो है ना वो गलत है। आप जो है ना वो एज अ ह्यूमन अगर कोई भी जो है ना वो हो रही है अप्रोच जो है ना वो कि ह्यूमन राइट्स के जो है ना वो इश्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी होते हैं, हिंदुओं के साथ भी होते हैं, लॉ हर जगह जो है ना वो सेम है, ठीक है। बेसिकली हमें जो है ना वो लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए, ना कि जो है ना वो इस बेसिस पे कि कहीं पे जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के इशू हो रहे हैं मजहब की बेसिस पे, ये गलत बात है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जैसे हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उसके बाद क्राइसिस तो उनका 100% बढ़ गया ना। उसके बाद ये हुआ कि उस क्राइसिस के बाद उनको इंडिया के साथ भी बिगाड़ना पड़ी और कुछ इंडिया ने बिगाड़ डाला और कुछ बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत आई उन्होंने, तो उस वजह से ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। और बांग्लादेश की जो भी इंडस्ट्री बंद हो रही है, नो डाउट कि इस क्राइसिस में ऐसा होता है। अब हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान में तो ऐसे क्राइसिस नहीं है, सिर्फ एक रिजीम चेंज हुआ था, आज तक उसके क्राइसिस हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान की तो मतलब आप तो 140-150 उनकी इंडस्ट्री कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की 90% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो ये ग्लोबलाइज क्राइसिस ज़रूर हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस आए हैं इससे पहले नहीं थे, ये हुकूमत उलटने से, चेंज करने से हुआ। अब इसी चीज़ के ऊपर अबूरी हुकूमत जो इस वक्त है वो उसके ऊपर काबू पाने में इतनी कामयाब नज़र नहीं आ रही। सर सारा मलबा मोहम्मद यूनुस पे डाला जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो बांग्लादेश के हक में बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है, बेहतरीन नहीं है। नहीं, ये कहा जा रहा है। देखिए, मोहम्मद यूनुस ने जो पॉलिसीज़, जो चीज़ें लेके आया वो अपने बांग्लादेश के लिए, मुल्क के लिए लेके आया ना, तभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतनी बड़ी तब्दीली आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो हुकूमती लेवल पे कुछ अच्छी एफर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक से हेल्प आउट लेते हैं और अपने मुल्क को दोबारा स्टेबल करते हैं तो बांग्लादेश में पॉसिबल है कि दोबारा इंडस्ट्री बहाल हो। सर पाकिस्तान मदद कर तो रहा है, पहले बांग्लादेश इतने साल इंडिया की गोद में जाकर बैठा रहा और अब वो पाकिस्तान की गोद में आके बैठ गया। आप देखें कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो जाके मोहम्मद यूनुस से मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे दरमियान जो है ट्रेड खुल गई है, हम उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की और असला भी। अच्छी बात है, लेकिन वो पाकिस्तान के करने से उनके हालात इतने बेहतर नहीं होंगे जब तक चाइना जैसी कंट्री या रशिया जैसी कंट्री उनको इन क्राइसिस से नहीं निकालते, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी ना बांग्लादेश में। अब वो इस बिगाड़ में वो सारी इन्वेस्टमेंट रुक भी गई, कुछ वापस भी हुई, कुछ निकाल ली गई और बांग्लादेशी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज एक डिफरेंस है, एक गैप आ गया, उसको पूरा करना
इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो लगे हुए हैं। लेकिन आपने जिक्र किया पाकिस्तानी हुकूमत का, तो पाकिस्तानी हुकूमत तो अभी इनको ज़रूरत है ना, ये तो खुद भीख मांग रहे हैं और दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं। ये बांग्लादेश को उस तरह तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि ये बांग्लादेश की एफर्ट है कि दूसरे ममालिक से क्या हेल्प ले सकते हैं और इस क्राइसिस से वो इसी सूरत में बाहर आएंगे कि कोई बड़े मुल्क मिलके उनको सपोर्ट करें और इस मसले का हल करें। आपको लगता है कि दूसरे ममालिक जो है वो इंडिया को पीछे छोड़कर बांग्लादेश की मदद को आएंगे? क्योंकि आप देखें कि हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में तो जाके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में आने को तैयार नहीं। आप देखें जितना भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में आप देखें महंगाई की शरह कितनी बढ़ गई है। नहीं, देखिए, जो इन्वेस्टर होता है ना, उसका कोई मुल्क, उसकी कोई सरहदें, उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसको अपने प्रॉफिट से होता है। वो प्रॉफिट उसको दुनिया के किसी भी खित्ते से मिले, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करता है, वहाँ से वो अपने गेन करता है, अपनी जो उसके पैसे हैं उसको डबल करता है और वहाँ से हो लेता है। अब इंडिया ने अगर बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया था तो वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपनी पैसे को, अपनी जो उन जीडीपी है उसको बढ़ाने के लिए। और अगर अडानी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था तो अडानी कितना बड़ा बिजनेसमैन उभर के आया, इसी वजह से आया क्योंकि उसका पैसा डबल हो रहा है। और इसी तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि कहाँ से हम गेन करें और कहाँ से हम पैसे को डबल करें। क्योंकि अभी तो सर देखिए कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बांग्लादेश में नहीं आ रहा और कोई भी इन्वेस्टर डेफिनेटली इंडिया को तो नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया उभरती मौशी ताकत है और इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और ट्रेड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें ना, अब एक पार्टी यहाँ से हमारे साथ एग्रीमेंट करके गई 2 अरब डॉलर का, फिर वहाँ उसने जाके इंडिया में 5 में इन्वेस्ट किया और पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। तो ये एक इशू बिल्कुल है। इंडिया एक उभरती हुई एक कंट्री है, उसको लोग उसकी तरफ रागिब ज़रूर हैं। लेकिन आपने कहा कि इंडिया को छोड़कर, इंडिया को नाराज़ करके, तो इन्वेस्टर का कोई मुल्क, कोई सरहद, कोई दीन मज़हब नहीं होता। उन्होंने ये देखना होता है कि कहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और वो डबल हो। हाँ, रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इस वक्त कोई भी कंट्री वहाँ पे या पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। इन दोनों ममालिक को अगर निकलना है तो इनके हमसाया ममालिक जिसमें चीन, रशिया या दूसरे ममालिक हैं, वो अगर सपोर्ट करें तो ही निकल सकते हैं।